शाम का अंधेरा फैल गया था। मैं दरिया की तरफ गुस्ल करने चला गया। दरिया का पानी बहुत ठंडा था। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नहाने से थकान काफी दूर हो गई थी। वापस आकर देखा तो सिधा किसी दरख्त के चौड़े चौड़े पत्ते चट्टान पर बिछाए, उन पर 2 रोटियां और मछली का अचार रखे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। हमने चावल की रोटी अचार के साथ खाई और नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। फिर सिधा चबूतरे को साफ करते हुए बोली, रघु तुम भी यहीं सो जाओ। मैंने जल्दी से कहा, यहीं? सच्ची बात तो यह है कि मुझे तुम्हारे सांप से खौफ आता है। सिधा ने फौरन अपनी साड़ी से सांप निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सांप ने हल्की सी फुनकार मारी और मैं जल्दी से चबूतरे की दूसरी तरफ कूद गया। सिधा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मैंने एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस दरख्त पर सो जाऊंगा। उस दरख्त की शाखें कम बुलंदी से शुरू हो गई थी। सिधा ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं चबूतरे पर ही सोऊं, लेकिन मैंने झल्लाहट के साथ कहा, नहीं, मैं दरख्त पर सोऊंगा। बस कह जो दिया। सिधा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो चबूतरे पर लेटी हुई बोली, रघु तुम मुझे मार भी लोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरे पति हो और पति देवता सम्मान है। अच्छा, जहां तुम्हारी मर्जी है सो जाओ। मैं अपने सांप बेटे को अपने पास छोड़ दूंगी। ये मेरी हिफाजत करता रहेगा। मैंने दरख्त की तरफ जाते हुए कहा, भगवान के लिए इसे मेरे पास न भेजना। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। सिद्धा ने कोई जवाब न दिया। मैं दरख्त पर चढ़ गया। एक जगह काफी मोटा 2 शाखा तना था। मैं उस पर टांगे फंसाकर बैठ गया और एक मोटी सी शाख से टेक लगा ली। मैं सोच रहा था कि अगर श्रीरंगम स्टेशन के आसपास नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद न हुआ तो सफर के अखराजात के लिए रकम कहां से आएगी। मुझे अपने गले में पड़े हुए मुकद्दस तावीज का ख्याल आया। मैं उसकी मदद से किसी भी हिंदू साहूकार की दुकान पर जाकर उसे हुक्म दे सकता था कि वो इतनी रकम मेरे हवाले कर दे। लेकिन नक्श के बुजुर्ग ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने मुकद्दस नक्श से बददियानती क्या कोई काम लिया तो उसका असर जायल हो जाएगा और मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचे अब ले देकर सिर्फ सिधा ही से उम्मीद की जा सकती थी। मैंने शाखों के बीच से आसमान की तरफ देखा। तारे निकल आए थे। अब दरिया का पाट नजर नहीं आ रहा था। मैंने दाएं जानिब चट्टान पर निगाह डाली। वहां मुझे सिधा का एक धुंधला सा हयूला दिखाई दिया। थोड़ी देर तक मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। फिर मुझे भी नींद आ गई। रात भर मच्छरों ने बेपनाह तंग किया और मैं बार बार सोता जागता रहा। आधी रात के बाद जंगल की तरफ से शेर के धाड़ने की आवाज भी वक्फे वक्फे से सुनाई देती रही, मगर शेर उस तरफ नहीं आया। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी हुई तो परिंदों की चहचहाहट ने मुझे जगा दिया। मेरी नजर चबूतरे की तरफ गई। सिधा वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरख्त से उतरा ही था कि सिधा आ गई। रघु, दरख्त पर तुम्हें किसी भूत प्रेत ने तंग तो नहीं किया? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने दरिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। वो बोली, तुमने देखा रात को बाघ जंगल में बोलता रहा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से हमारे नजदीक नहीं आया। मैंने दरिया पर जाकर गुस्ल किया। रात की बची हुई रोटी मछली के अचार के साथ खाई। नारियल का पानी पिया। फिर कुछ देर हम वहीं बैठे बातें करते रहे। मेरे इस्तफसार पर सिधा ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के आसपास सांप के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं। मैंने उसे सफर के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूंगी। मैंने कहा, इस तरह तो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। जानती हो तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो बोली, हम बगैर टिकट रेल में बैठ जाएंगे। किसी टिकट बाबू ने तंग किया तो मैं अपने बेटे को उस पर छोड़ दूंगी। मैं चिल्ला कर बोला, सिधा अब उठो और चलो, दिन काफी चढ़ा आया है। अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सिधा ने मुंह फुला लिया। वो खामोशी से उठी, बची हुई रोटी और अचार का थैला उठाया और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में जाती थी। जंगल में दाखिल होते ही दिन की रोशनी काफी कम हो गई। ऊंचे घने और गुंजान दरख्तों का इस कदर फैलाव था कि धूप ऊपर ही कहीं घनी शाखों में उलझ कर रह जाती। ये जंगल बड़ा खतरनाक था। हमें जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों से कुचली हुई घास मिली। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम उसी पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहां करीब ही एक चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया और बची हुई रोटी खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ बाकी नहीं था। ख्याल था कि श्रीरंगम पहुंचकर कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। सिधा ने अपने सांप बेटे को साड़ी से निकालकर गर्दन में डाल लिया था। अचानक मुझे उसकी फुनकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सांप जब सिधा के पास होता तो बिल्कुल खामोश रहता। मैंने देखा कि सांप सिधा की गर्दन से लिपटा फन उठाए एक जानिब देख रहा था और साथ साथ फुनकार रहा था। सिधा उसे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, ये गुस्से में क्यों है? उसने सांप को गर्दन से निकालकर आहिस्ता से जमीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है, मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे आओ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से फुनकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सिधा उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है? मैंने आहिस्ता से
से पूछा, ये तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है? सिद्धा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के चक्कर लगाने लगा। उसकी फुनकार में शिद्दत पैदा हो गई। सिद्धा उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सिद्धा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु, तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना? मैंने कहा, हाँ, मगर रेल के भाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सिद्धा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा, इस दीवार को देख रहे हो जहाँ मेरा बेटा गोल चक्कर लगा रहा है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन बात क्या है? वो बोली, इस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। इस खजाने की रखवाली एक सब्ज जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को उसकी बू आ गई है। ये काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब ये जब तक उसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सकते में आ गया। फिर अपने हवास मुज्तमा करके बोला, लेकिन सिद्धा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सिद्धा मुस्कुराई, रघु, हम नाग की पूजा करते हैं। हमें सांपों की एक एक आदत का इल्म होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना जरूर मौजूद होगा। मैंने कहा, मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। वो बोली, हम इस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में जाकर शानदार महल बनवाएंगे। मेरे साथ आओ। हम दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। काला सांप अभी तक दीवार के सामने बड़े गुस्सीले अंदाज में चक्कर लगाते हुए फुनकार रहा था। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजाकर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह की मिट्टी और पत्थर उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहां एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई तो वहां से फुनकार की ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फुनकार की आवाज सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सिद्धा ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे। हम उसे हलाक कर देंगे। सांप सिद्धा की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुनकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सिद्धा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोल कर बोली, रघु, तुम यहीं ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूँ। फिक्र मत करो, इसका जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं हैरत में डूबा सिद्धा को देख रहा था। वो उस वक्त मुझे जुनूबी हिंद की कोई जादूगरनी लग रही थी। वो मुझे हैरतज़दा छोड़कर टीले की दीवार की तरफ बढ़ी जहाँ सुराख से फुनकारने की आवाजें आ रही थी। मैंने सिद्धा से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की जरूरत नहीं है। सिद्धा ने वहीं से जवाब दिया, रघु, अब मुझे आवाज न देना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ। मैं अपने बेटे के लिए इस सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूँ कि सब्ज रंग का एक सांप अपना फन फैलाए फुनकारता हुआ सुराख के धाने पर नमूदार हुआ। वो इस कदर गैज़ो गज़ब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सिद्धा एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सिद्धा ने अपनी केसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एकदम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस लिया, लेकिन इस दौरान मैं सिद्धा सांप को गर्दन से दबोचकर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सिद्धा, तुम्हें सांप ने डस लिया है। सिद्धा ने खंजर से सांप की गर्दन काट दी और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से साड़ी का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सब सांप की सरबुरीदा लाश पर टूट पड़ा। मैंने सिद्धा की कलाई पकड़ ली जहां सांप ने डसा था। वहां स्याह खून के 2 कतरे काले मोतियों की तरह चमक रहे थे। सिद्धा इन कतरों को गौर से देख रही थी। फिर उसका स्याह जिस्म हौले हौले लरजने लगा। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे थामना चाहा तो उसने डांट कर कहा, रघु, मुझे हाथ न लगाना, मेरा खून सांप के जहर का तोड़ कर रहा है। मैं अपनी जगह साकित होकर उसकी कलाई पर खून के चमकते कतरों को देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर दोनों कतरे मिलकर एक कतरा बन गए और कतरा फूलने लगा। सिद्धा के जिस्म ने अब लरजना बंद कर दिया था, मगर उसकी केसरी आंखों से जैसे गर्म गर्म शुआएं निकल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने कमजोर सी आवाज में कहा, बस अब सब ठीक हो गया है। मेरी कलाई पर मौजूद खून का यह कतरा पत्थर बनकर गिरने ही वाला है। काले खून का कतरा अब एक छोटे बेर के साइज का हो गया था। फिर अचानक वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। सिद्धा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, रघु, खजाने का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अपने बेटे की वजह से मेरे खून में ऐसा तरियाक पैदा हो गया है कि मुझ पर किसी सांप का असर नहीं होता। मैंने डरते डरते पूछा, क्या अब मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ? बोली, भगवान की दया है रघु, तुमको भी अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, अब तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बेख्तियार सिद्धा को हाथ लगाया। उसके सांप बेटे ने खजाने के सांप का सर मुंह में डाल रखा था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी
थोड़ी देर बाद सिद्धा बोली, चलो खजाना निकालते हैं, लेकिन नहीं, तुम इसी जगह ठहरो। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो नीचे बैठकर घास टटोलने लगी और फिर घास में से कुछ निकालकर उठ खड़ी हुई। फिर उसे हथेली पर रखकर मेरे आगे कर दिया। वो उसके स्याह खून का फूला हुआ कतरा था जो अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, रघु, ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मनका है। ये तुम अपने पास रखो। किसी को कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, ये मनका सांप के दांतों के निशान पर रख देना, ये सारा जहर चूस कर फूल जाएगा। फिर जब ये अपने आप नीचे गिर पड़े तो इसे उठाकर निचोड़ लेना, ये फिर पत्थर बन जाएगा। रघु मेरे राजा, ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा है। मैंने सांप का मनका लेकर सिद्धा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी सी झलक रही थी जो मैंने इससे पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हम तेजी से दीवार की सुराख की तरफ बढ़े और अपने अपने खंजरों की मदद से दीवार खोदने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने उस सुराख को इतना बड़ा कर लिया कि झुककर उसमें दाखिल हो सकते थे। वो कोई गार नहीं बल्कि एक खो थी जिसमें सामने वाली दीवार के छोटे से मेहराब में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी थी। हम ये संदूकची निकाल कर बाहर ले आए। संदूकची की लकड़ी बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और उसका ढकना मेखों से ढका हुआ था। मैंने कहा, इसमें क्या खजाना होगा सिद्धा, ये तो बालिश्त भर की संदूकची है। सिद्धा के चेहरे पर भी मायूसी सी फैल गई थी। उसने संदूकची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ही इसे तोड़ो। मैंने संदूकची की एक दर्ज में खंजर की नोक डालते हुए कहा, अगर इसमें कोई मामूली शय होती तो इसे यहाँ दबाने की क्या जरूरत थी, और फिर ये खजाने का सांप इसकी हिफाजत क्यों कर रहा था। वो बोली, अच्छा इसे खोल कर देखो। मैंने संदूकची का ढकना तोड़ दिया। उसमें एक चर्मी थैली रखी हुई थी। मैंने थैली को खोला तो उसमें से कोई गोल सी चीज सब्ज रंग के कमखाब के रुमाल में लिपटी हुई थी। मैंने रुमाल को खोला तो हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। मेरे हाथ में कंधारी अनार से भी ज्यादा गहरे सुर्ख रंग का एक चमकदार, शफाफ और बेदाग लाल रखा हुआ था। उसका साइज एक छोटी नाशपाती जितना था। सिद्धा ने अपने सांप बेटे को गले में डाला और खुशी से उछलकर बोली, रघु, ये तो बड़ा कीमती लाल है। इसे बेचकर हम एक शानदार महल खरीद सकते हैं। मुझे दिखाओ। मैंने लाल उसे दे दिया और वो उसे उलट पलट कर गौर से देखने लगी। मैंने भी उसका बगौर जायजा लिया। उस लाल में ना तो कोई सुराख था और ना किसी जगह किसी किस्म का निशान या दाग था। लाल बहुत कीमती मालूम होता था। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि इस किस्म के लाल अक्सर मनहूस होते हैं। जिसके पास ऐसा लाल हो वो उसकी नहूसत की जद में आ जाता है। कोहिनूर हीरे की मिसाल मेरे सामने थी। शाज़ो नादिर ही ये कीमती पत्थर किसी को रास आते हैं। सीधा बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खो में वापस फेंक दें, मैंने खदशे के तहत कहा। वो हैरत से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी धुतकारता है। मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहाँ अपने माता पिता को तख्त पर बिठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सिद्धा ने लाल को उसी रुमाल में लपेट कर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये लाल सिद्धा को रास नहीं आएगा और उस पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने उसे समझाना चाहा लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती उस पर अड़ जाती। कीमती लाल उसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पहर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहाँ कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरौ झाड़ियां फैली हुई थी। उसी रास्ते में एक खुश्क नाला आया। उस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटरी नजर आ गई। हम पटरी के साथ साथ चलने लगे। सिद्धा कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। बोली, रघु, तुम्हारे ख्याल में इसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गाँव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु, हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं। मैंने उसे बताया कि ये लाल बड़ौदा का कोई करोड़पति जौहरी ही खरीद सकता है। हमें ये लाल लेकर बड़ौदा जाना होगा। वो हैरत और मुसर्रत के मिले जुले तासुर से मुझे देखने लगी। बोली, क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे समझाया, सिद्धा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए, इसलिए मेरा कहा मानो और लाल को यहीं कहीं फेंक दो। सिद्धा ने कंधा झटक दिया और अपनी केसरी आंखें सुकेड़ कर बोली, रघु, तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये लाल सिद्धा को रास आ जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे पड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सिद्धा ने प्लेटफॉर्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा रेल में 200-300 मील तक सफर कर सकते थे। मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें आधुनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बेंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बेंगलोर पहुंचेगी। बेंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफर दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सिद्धा को बता दिया। मैंने पैसे निकाल कर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद
बैठकर केरला प्रांत के आधुनी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। सिद्धा ने कहा, आधुनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे कि क्या किया जाए। मैं सिद्धा से बातें कर रहा था और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जायजा भी ले रहा था। जब तक मैं जंगलों में सफर करता रहा, मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही चौकन्ना हो गया था। मैंने आधुनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। उसके बाद मेरे पास 15 रुपए बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर चावल और अचार ले आया, जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान लिया जाऊंगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आधुनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटरी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसका इंजन छक छक करता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे। ट्रेन में काफी जगह थी। हम एक डिब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह आधुनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बैठकर सोचने लगे कि आगे सफर का किराया कहां से आएगा। सिद्धा कहने लगी, मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूं। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्को नहीं थी। बेंगलोर तक हम रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपयों की जरूरत थी। सिद्धा भी सोच में पड़ गई, क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहां जरूर कोई नाग मंदिर होगा। मैं वहां अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे। चुनाचे मैं सिद्धा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा कि तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिद्धा ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टेक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाले की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बेंगलोर एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानिब से वहां दिन के 1:15 बजे पहुंचती थी। सिद्धा को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस गई हो, कहीं किसी ने उसके पास लाल देखकर उसे अगवा न कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 1.25 घंटे बाद सिद्धा मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में केलों के पत्तों में लिपटी हुई कोई चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव जलेबियां खाओ। मैंने बेताबी से पूछा कि रुपयों का क्या बना। वो बोली, कैसे न बनता, नाग मंदिर में जाकर सीधा खाली हाथ वापस नहीं आ सकती। ये देखो पूरे 220 रुपए हैं। उसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। मैंने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बोली, अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो इससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बेंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफॉर्म पर एक कोने में जाकर बैठ गए। बेंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी गुजर गया और रात हो गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बेंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहाँ बहुत मोहतात हो गया। मैं सिद्धा के साथ 3rd क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे छुप गया। वहीं हमने खाना खाया। सिद्धा बड़ी खुश थी, कहने लगी, मैं बेंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक उसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या CID वालों की तलाश कर रही थी। वहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन CID वाला कहीं भी किसी भी लिबास में हो सकता था। मेरी तजुर्बाकार निगाहें अपने अतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बेंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और बिलोर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठियावाड़ के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थी। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। सिद्धा मेरे साथ चलती हुई बोली, रघु, आज हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, चलो शहर चलकर किसी जौहरी से मिलते हैं। हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? एक जोड़ा साड़ी का तो मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफॉर्म के 3rd क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था। लाल की नहूसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे था, टिकट मेरे हाथ में था। सिद्धा मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सिद्धा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ कि सिद्धा का चहीता बेटा काला सांप
सांप उसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फुनकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमलावर हुआ। सिद्धा ने चीखकर उसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप उसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद ये समझा कि टिकट कलेक्टर उसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर उसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सिद्धा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन के हॉल की तरफ भागा। सिद्धा चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया। मुझे ख्याल ही न रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सिद्धा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। उस सांप का जहर इस कदर मोहलक और सरी था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सिद्धा को पुकार रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हुजूम को देखा तो घबरा कर लोहे के गार्डर पर चढ़ गया और छत की आहनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू सांप के कांटे से मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सिद्धा को पकड़ लिया और उसे घसीट कर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आई। सिद्धा सहमी हुई थी। उसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने सिद्धा की हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, इसका फैसला अदालत में होगा। सिद्धा ने चीख कर मुझे पुकारा, रघु पतिदेव तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। मैं लोगों के हुजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सिद्धा को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मैं भौंचक्का होकर रह गया। जब सिद्धा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा कि उसकी केसरी आंखें खौफजदा थीं और हुजूम में मुझे तलाश कर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दी पोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हुजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम बढ़ाता तो वो मौत की तरफ मेरा कदम होता। सिद्धा ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, उसके सांप ने उसे हलाक किया था। सिद्धा को थोड़ी सी कैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हुजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया, जहाँ रिक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग जाए वारदात की तरफ लपक रहे थे। सिद्धा को अकेला छोड़ देने पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार ये कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि सिद्धा ने खून नहीं किया, उसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर कचोके लगा रहा था। मुझे ये भी मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सिद्धा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस उसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले ही उसे खुर्द बुर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सिद्धा पुलिस को ये बयान जरूर देती कि उसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और उसका हुलिया इस तरह का है। अगर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्तज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अक़ब में देखा, हुजूम पीछे हट रहा था। शायद सिद्धा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सिद्धा से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हुजूम में गुम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।